स्टूडेंट्स, आपने बाइकार्बोनेट प्रोसेस में ये देखा कि किस तरह से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। व्हाट इज द प्रोसेस टू CO2 ट्रांसपोर्ट बाय बाइकार्बोनेट। आज उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसके रिएक्शन के फॉर्म में, तो आप इनको बोर और हैल्डन इफेक्ट के रूप में समझ चुके हो। दोबारा इसको एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में एंटर करता है टिश्यू से RBC के अंदर। जब बॉडी के RBC में जो ब्लड फ्लूइड है उसमें CO2 एंटर करता है तो ये CO2 HB के साथ रिएक्शन करता है और ये HB CO2 के फॉर्म में पड़ा रहता है। दूसरा, मान लो ऐसे ही और भी मॉलिक्यूल CO2 का हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है। When CO2 enter, then they react with H2O। हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो RBC में उसके साथ रिएक्शन हो रहा है और RBC में रिएक्शंस के बाद ये कन्वर्ट हो रहा है H2CO3 के फॉर्म में। और H2CO3 जो है थर्ड फॉर्म में, ये जो H2CO3 है ये कन्वर्ट हो रहा है H+ एंड HCO3- बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। अब बाइकार्बोनेट और H+ यहाँ तक तो ठीक है, और ये जो भी रिएक्शंस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक ये सब हो रहा है RBC में, और ये जो भी रिएक्शंस हो रहा है ये हो रहा है टिश्यू में। दैट मीन्स इधर का रिएक्शंस टिश्यू में और ये रिएक्शंस RBC के अंदर हो रहा है। और इसके पास RBC जिसमें घुला हुआ है वो प्लाज्मा, और प्लाज्मा में भी कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। अब देखो, प्लाज्मा के पास सोडियम क्लोराइड है NaCl और ये Na+ और Cl- के फॉर्म में है, ठीक है। और इन्हीं पॉइंट्सों को अगर हम देखें तो यहाँ तक बैलेंस है, RBC के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उधर आपके प्लाज्मा में भी बैलेंस है। लेकिन कुछ समय बाद ये जो बाइकार्बोनेट है ये चला जाता है इस RBC से प्लाज्मा में, और ये इस सोडियम के साथ रिएक्शन करता है और ये बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको इसी रूप में, इसी फॉर्म में नोट्स को लिखना है कि व्हेन CO2 enter in HHB inside RBC then combined with HHB and react and form HHbCO2। फिर any molecule of other CO2 enter, तो ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो H2CO3 बनेगा। फिर H2CO3 ब्रेक डाउन होगा, और आप तो जानते हो कि इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए कार्बोक्सी एनहाइड्रेज एंजाइम नीड है, और यहाँ तक बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आयन को कंप्लीटली यहाँ से आउट होने के बाद बैलेंसिंग फॉर्म में लाने के लिए अब जो है प्लाज्मा से क्लोरीन आयन अंदर एंटर करेगा, और क्लोरीन आ गया, यहाँ हमारा H+ आयन है, और अगर ये दोनों मिल जाए तो HCl बन जाएगा। HCl इज मोर एसिडिक फॉर्म। अब HCl को HCl के रूप में कन्वर्ट ना करे, इसलिए पोटेशियम जो है वो क्लोरीन के साथ आता है। लेकिन पोटेशियम इसमें कोई रिएक्शंस फॉर्म में नहीं रहेगा, ये केवल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए रहेगा, और रिएक्शंस फॉर्म में रहने के बाद ये केवल क्लोरीन को H+ आयन से मिक्स होने से, इनके साथ टाइप होने से इसको रोकेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है कि इसी समय हमारे पास जो RBC में Hb है हीमोग्लोबिन, उसके पास जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अब यहाँ से निकल करके हमारे टिश्यू में आ जाते हैं, और इस प्रकार से बोर का इफेक्ट पूरा होता है। बोर क्या कहता है? बोर कहता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और ये ज्यादा किसमें होगा? तो टिश्यू में। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम इन टिश्यू, देन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड डिसोसिएट right side, dissociate right side।
इसका मतलब है कि जब उत्तकों में CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो O2 जो है ट्रांसपोर्ट करेगा, O2 का परिवहन होगा और यह विस्थापित होगा उत्तकों में RBC से। इसी को बोर का इफेक्ट कहते हैं। यानी बोर कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम होने पर उत्तकों से CO2 RBC में प्रवेश करता है। इसके फलस्वरूप रिजल्ट्स के अंत में ऑक्सीजन उत्तकों में आ जाता है और इसी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को बोर इफेक्ट कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, फिर समझ लो। एक मॉलिक्यूल CO2 एंटर करता है तो HHB से रिएक्शन करता है। आप जानते हो हीमोग्लोबिन का इनर्ट फॉर्म HHB होता है और जब ये HHB से रिएक्शन करता है तो CO2 HHB CO2 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक मॉलिक्यूल और आया, ऐसे आते रहते हैं हजारों मॉलिक्यूल्स और ये ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है और ये H2O से रिएक्शन कर रहा है। इसमें कार्बोक्सी एनहाइड्रेज एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और H2CO3 के रूप में ये कन्वर्ट हो रहा है और फिर ये H+ और HCO3- आयन के रूप में टूट जा रहा है। ठीक है, अब इधर से प्लाज्मा में सोडियम क्लोराइड है, वो Na+ NCl- के फॉर्म में। अब क्या होता है कि ये जो सोडियम अनक्लोरीन है ये अपनी जगह सही है और ये H+ आयन और H बाइकार्बोनेट ये भी सही है, लेकिन बैलेंसिंग फॉर्म में अभी ये जो बाइकार्बोनेट है ये यहाँ से निकल करके चला जाता है प्लाज्मा में और सोडियम से कंबाइन कर जाता है, बना देता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसमें नेगेटिव आयन को पूरा करने के लिए क्लोरीन आयन यहाँ से आता है और H+ आयन के साथ Cl- को बैलेंस करता है, लेकिन ये जुड़ता नहीं है, ये ऐड नहीं होता है, सिर्फ आयनिक बैलेंस करता है। क्यों नहीं जुड़ता है? क्योंकि इसके साथ क्लोरीन के साथ पोटेशियम आयन होता है, बस इतना ही। अब इस दौरान हमारे RBC में हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच हैं वो रिलीज करते हैं। हो सकता है यहाँ पर HbO8 हो, फिर O6 होगा, फिर O4 होगा, फिर O2 होगा और लास्ट में हीमोग्लोबिन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन को टिश्यू में, हमारे बॉडी टिश्यूज में रिलीज कर दिया जाता है। दैट मीन्स कंसंट्रेटेड फॉर्म में और जो भी हमारे बॉडी के बैलेंसिंग फॉर्म है उस फॉर्म में जो इफेक्ट हो रहा है इसे बोर इफेक्ट कहते हैं और बोर इफेक्ट हमेशा CO2 के अधिक कंसंट्रेशन पे काम करेगा और टिश्यू से जो भी CO2 है वो RBC में जाएगा और RBC से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, डिसोशिएट राइट साइड में शिफ्ट करेगा और इस तरह के इफेक्ट को बोर इफेक्ट कहते हैं। अब देखो हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट को मैं नीचे से लिख रहा हूं क्योंकि आप यहां से स्टार्ट होगा। इधर वाला रीजन जो भी है वो टिश्यू का है, इधर वाला रीजन जो है वो RBC का है और इधर वाला रीजन जो है वो प्लाज्मा का है। और इस तरह से हमारे पास प्लाज्मा में अभी क्या हुआ है इसको देख लो। हमारे पास प्लाज्मा में सोडियम बाइकार्बोनेट इस फॉर्म में है और हमारे पास RBC के पास H+ और Cl- के साथ इस फॉर्म में है। ऑक्सीजन यहाँ आ चुका है। ऑक्सीजन आते 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 टिश्यूज लेवल में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा। अब ये रिएक्शंस इससे ऑपोजिट होगा। अब ये हमारे RBC में ऑक्सीजन एंटर करेगा। अब तक तो निकल रहा था बोर इफेक्ट में, लेकिन हेल्डन इफेक्ट में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा बताया जा रहा है। इसमें CO2 ज्यादा नहीं है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। अब ऑक्सीजन टिश्यू से RBC में गया तो अब इसका रिएक्शन यहां से स्टार्ट करके लिखना होगा कि फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन टिश्यू से RBC में एंटर करेगा। अब RBC में हीमोग्लोबिन मान लो HHB के रूप में है, लेकिन आप जानते हो कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से अटैच होगा तो एक्टिव फॉर्म में होगा क्योंकि HB एक्टिव फॉर्म होता है। तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये अपने H हाइड्रोजन आयन को H+ के रूप में रिलीज करेगा, तो ये कन्वर्ट होगा HB के रूप में, एक्टिव हो गया। अब ये ऑक्सीजन इस एक्टिव ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा और HbO2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये एक बार H लिख दिए तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां तक रिएक्शन कंप्लीट। अब क्या होता है कि यहां से ये दोनों ब्रेक डाउन करके सोडियम और बाइकार्बोनेट के रूप में ब्रेक डाउन करके ये जो HCO3- आयन है बाइकार्बोनेट, ये हमारे प्लाज्मा से RBC में आ जाते हैं। जब वो प्लाज्मा से RBC में एंटर कर जाते हैं तो यहां 2 नेगेटिव आयन हो जाता है। अब ये क्लोरीन आयन अब यहां से निकल जाते हैं और प्लाज्मा में चले जाते हैं
और ये जो K+ आयन है वो भी साथ जाते हैं, लेकिन वो प्लाज्मा में फिर जाकर डिसॉल्व हो जाते हैं और क्लोरीन आयन प्लाज्मा के सोडियम के साथ अटैच हो जाते हैं और सोडियम के साथ अटैच होकर के क्लोरीन और ये जो सोडियम बचा हुआ है, ये सोडियम, ये दोनों अटैच होकर के रिएक्टेड पार्ट में सोडियम क्लोराइड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप जानते हो कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तब भी ये सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में ही थे और ये सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब इधर भी बैलेंस हो गया। अब जो ये हाइड्रोजन आयन है ये H+ आयन से अटैच होकर के H2CO3 के रूप में कन्वर्ट हो गए और जो भी ये रिएक्शन हो रहा है ये सभी रिएक्शन अब RBCs में, प्लाज्मा में और टिश्यूज के बीच में देखने को मिल रहा है। अब ये रिएक्शन यहाँ RBC में हो रहा है। अब इसके बाद ये कन्वर्ट होना चाहते हैं तो CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि H2 और CO2 मिलके ही तो H2CO3 बना था। ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं और ब्रेक डाउन करके इस तरह से 2 पार्ट्स जो होते हैं इस 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके टूट सकते हैं। ओके, अब जो हमारे पास CO2 है वो बाहर जाएगा, RBC से टिश्यू में जाएगा। तो आप जानते हो CO2 को जब RBC से टिश्यू में जाना होगा तो HB के फॉर्म में हीमोग्लोबिन इससे पकड़ेगा और हीमोग्लोबिन जो है इसे रिलीज कर देगा और ये CO2 RBC से टिश्यू में चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी हेल्डन कहता है कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन टिश्यू के पास ज्यादा होगा क्योंकि बॉडी टिश्यू में ज्यादा है, देन एंटर इनसाइड RBC। इसे किधर एंटर करना होगा? When oxygen concentration maximum in tissue, then enter into RBC. RBC में एंटर करेगा and CO2 out from RBC to body tissue. RBC also a tissue, but other body tissue. इसमें एंटर करेगा और इस तरह का जो रिएक्शन फॉर्म है ये बोर इफेक्ट का ऑपोजिट है, तो बोर का ऑपोजिट रिएक्शन होगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा तब RBC के अंदर ऑक्सीजन एंटर करेगा और CO2 RBC से निकलकर बॉडी के दूसरे सामान्य टिश्यू में चले जाते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन को हेल्डन इफेक्ट कहते हैं। और इसमें एक बार दोबारा देख लो, O2 एंटर किया, HHB के फॉर्म के साथ रिएक्शन फॉर्म में मान लो है हीमोग्लोबिन, अगर ऐसे फॉर्म में है तो H+ आयन यहाँ से रिलीज होगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का एक्टिव फॉर्म में एडिशन होता है, तो HbO2 हो गया। और ये H+ आयन और ये Cl यहाँ तक भी बैलेंस है, लेकिन इसी दौरान उधर से बाइकार्बोनेट अंदर एंटर कर जाता है और ये दोनों अटैच हो जाते हैं, ये और ये। जब ये दोनों अटैच हो जाते हैं तो ये H2CO3 बन जाते हैं, फिर ये 2 पार्ट में टूट जाते हैं CO2 H2O में, और ये जो CO2 है ये HHB के साथ रिएक्शन करके इस CO2 को टिश्यू में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि CO2 का जो भी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में HHB के फॉर्म में एक्ट होगा और CO2 को टिश्यू, बॉडी टिश्यू में रिलीज कर देगा। RBC के अलावा जो भी बॉडी टिश्यू है उसको उनको दे देगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस को आपको समझना है और आपको इसी फॉर्म में इसको लिखना भी है। दैट मीन्स ऑक्सीजन एंटर किया, HHB से रिएक्शन किया, HbO2 बनाया, H+ फ्री हुआ, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में इधर से बाइकार्बोनेट अंदर एंटर किया, अब 2 नेगेटिव आयन को पूरा करने के लिए क्लोरीन बाहर चला गया, अंदर आया था, इन दोनों के बीच में रिएक्शन से H2CO3 बना थर्ड स्टेप में। अब फोर्थ स्टेप में CO2 H2O के रूप में कन्वर्ट हुआ, फिफ्थ स्टेप में CO2 HHB से रिएक्शन करके और CO2 को रिलीज कर दिया टिश्यू में। इस तरह से इस रिएक्शंस को पूरा करने में एक बार आप देख रहे हो कि बोर के इक्वेशन के दौरान जो CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस समय नेगेटिव आयन की इक्विवेलेंट को बनाए रखने के लिए इधर से क्लोरीन आयन अंदर आता है और हेल्डन इफेक्ट में इसके नेगेटिव आयन को बनाए रखने के लिए क्लोरीन फिर वापस चला जाता है। इस तरह से क्लोरीन का आना जाना क्लोराइड विस्थापन कहलाता है और इसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। दैट मीन्स क्लोरीन का आना और क्लोरीन का जाना क्लोराइड शिफ्ट के रूप में कहा जाता है और क्लोराइड शिफ्ट जो है इसे हमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं।
हमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे क्लोरीड आयन जो होता है वो इस रिएक्शंस को पूरा करता है, और क्लोरीड आयन के रिएक्शन को पूरा करने को क्लोराइड विस्थापन कहते हैं, क्लोराइड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, हैम्बर्गर फिनोमेना कहते हैं। ऐसे कई नामों से पुकारा जा सकता है जो रिएक्शन को पूरा करता है। और इसमें 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन इसी बोर और हैल्डन के इफेक्ट या लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इसी को यहाँ क्योंकि HCO3 माइनस आयन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है और बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, इसलिए इसको बाइकार्बोनेट प्रोसेस भी कहते हैं। और इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में होता रहता है, और इसी CO2 ट्रांसपोर्टेशन को हमें एक के बाद एक बार तो मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया था, आज इसके रिएक्शंस को स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, और इन दोनों फॉर्म को आपको समझ करके एक बार अच्छी तरह से अपने दिमाग में समझ लेना है, और फिर इसको अंडरस्टैंड करके कॉपी पे लिख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, द टुडे सेशन वी डिस्क्राइब अबाउट कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, मैनी टाइप ऑफ कंट्रोलिंग पार्ट इन आवर बॉडी in different parts like brain and chemicals etc. They control the respiration. The respiration controlling part is mainly two. First is known as nervous control of respiration. That means respiration controlled by nervous system, and second is called chemical control. Chemical control. Chemical control part is called as chemotaxic center. Chemotaxic center. It's also pneumotoxic part. Pneumotoxic part. Chemotaxis is the main name because chemical control, so it called chemotaxic center. Now at first I explain which is the process to nervous system control the breathing, control the respiration. You know, nervous control, that means it indicate nervous system participate in this reaction. That means nervous system participate for respiration control, and this is divided into two nervous control part. In our brain found a region, found a part of brain also say, and that is called medulla, and the full name is medulla oblongata. It is a part of brain. And second is pons varolai. It's also the part of brain. That means two part of the brain. One is medulla oblongata and second is pons varolai participate to control respiration. Medulla oblongata is known as respiratory center. Respiratory center. Students, you understand and remember this term is more important, and in NEET exam different type of questions arising from this region. Medulla oblongata is known as respiratory center and they control rhythm of respiration. Rhythm means inspiration and expiration rate is controlled, and that controlling part of medulla oblongata, and this part also called respiratory rhythm center. Rhythm means in here you know inspiration and expiration is the part of breathing.
Inspiration complete in normal condition 2 seconds. That means for inspiration need 2 seconds and expiration complete in 3 seconds. That means in breathing one inspiration complete in 2 seconds and one expiration complete in 3 seconds, and this rhythm, that means 2 second and 3 second rhythm is complete with the help of medulla oblongata. So it called rhythm of respiratory center or respiratory rhythm center. That means medulla is called as respiratory center or respiratory rhythm center. And pons varolai is called pneumotaxic center, is called pneumotaxic center. Pneumotaxic center is only used in the form of the pons varolai. You know pons, the name start the P word, and pneumotaxic center also the P word. So understand, it is very easy to remember. Pons varolai is known as pneumotaxic center. What is the meaning of pneumotaxic center? Pneumotaxic center means when need excess breathing, that means fast breathing, then fast breathing is directly controlled with the help of pons varolai, and this fast breathing is controlled by pons varolai, then it called pneumotaxic, and it is called pneumotaxic center. Students, you know medulla, when you read complete form of the structure of medulla, then you found medulla is divided into two parts. One is called dorsal medulla, that means dorsal part of medulla, and second is called as ventral part of medulla. Ventral medulla. Dorsal medulla, that means dorsal part of medulla, its main function to normal breathing maintain, that means normal breathing maintain with the help of dorsal medulla. In that time, you know, in the previous lecture of the inspiration and expiration, in that time when we have to inspire, in inspiration inhalation of the gases, in that time two muscles are activated form, that is EICM and phrenic muscles. You know the full form of EICM is external intracostal muscles, and phrenic muscles or radial muscles also say that these are contract and increase or maintain the inspiration, and this maintain the pressure, because oxygen and CO2 transportation depend upon the pressure gradient, and different pressure gradient present in different region. So dorsal medulla maintain the pressure in different region in form of the respiration. So dorsal part of human brain control the normal breathing and maintain the normal breathing, so it called rhythm center, and rhythm inspiration is 2 seconds, expiration is 3 seconds. Inspiration, in the time of the inspiration, EICM and phrenic muscles have to control the contraction of the muscles, and inspiration is normal, and different pressure gradient maintained with the help of dorsal medulla. Now we explain the ventral. Ventral medulla in general inactive. In general inactive. That means in normal condition, in the normal breathing, inspiration and expiration, no need of the ventral medulla because inactivated form. But when forceful inspiration and expiration, forceful inspiration and expiration, this medulla oblongata active, this medulla oblongata activated. That means in forceful inspiration and forceful expiration, this medulla oblongata of the ventral part is activated and participate into the breathing and respiration.
That means forceful inspiration also participate EICM and phrenic muscles, but forceful expiration, you understand this point is very important. In forceful expiration participate in IICM muscles, internal intracostal muscles. In that time it participate. And inspiration, it's also the EICM and phrenic muscles participate in this region also. That means forceful inspiration EICM and phrenic muscles and forceful expiration IICM participate. In general IICM is not participate in breathing, but when forceful expiration, याद रखना जब भी बॉडी में forceful expiration होगा उस समय IICM मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करेंगे, एंड दिस पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. सो वेंट्रल मेडुला एंड डॉर्सल मेडुला के कार्य को एक बार और देख लो. हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगाटा को रेस्पिरेटरी सेंटर या रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर कहते हैं. इंस्पायरेशन 2 सेकंड, एक्सपायरेशन 3 सेकंड. इसके दो पार्ट हैं, डॉर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट. डॉर्सल मतलब ऊपर वाला भाग, वेंट्रल मतलब नीचे वाला भाग. डॉर्सल पार्ट कंट्रोल नॉर्मल ब्रीदिंग, मेंटेन इंस्पायरेशन EICM फ्रेनिक मसल्स के द्वारा मेंटेन होगा और जो भी प्रेशर ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करेगा. वेंट्रल के द्वारा इन जनरल इनएक्टिव होगा, लेकिन फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान ये एक्टिवेटेड होगा और हमारे ब्रेन में जो भी इनहेलेशन होकर के ऑक्सीजन को पहुंचना है ब्रेन तक, उस पार्ट में ये लंग्स को सपोर्ट करेगा. सो ब्रीदिंग के फॉर्म में जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में मेडुला ऑब्लोंगाटा मेनली पार्टिसिपेट होगा. नाउ वी एक्सप्लेन द पोन्स वेरुलाई. पोन्स वेरुलाई इन जनरल नॉट पार्टिसिपेट, बट फास्ट ब्रीदिंग in the time of exercise, cycling, etc. breathing increase. When increase breathing, then pons varolai create high signals, and when they create high signals, then less air enter in alveoli. Why high signals, less air enter in alveoli? Because जब आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, जैसे अभी बहुत तेजी से आप ब्रीदिंग कर रहे हो ऐसे, तो ऐसे ब्रीदिंग कर रहे हो तो पूरा का पूरा एयर आपके एल्वुलाई तक पहुंच रहा है. उसके पहले ही एक एक्सपायरेशन हो गया, फिर वो पहुंच रहा है, उसके पहले एक्सपायरेशन हो गया. यानी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन रेट इसमें काफी फास्ट हो गया है और ये पोन्स वेरुलाई के द्वारा कंट्रोल हो रहा है. तो सिग्नल्स जब बहुत हाई सिग्नल्स दिया जा रहा है तो आपका जो एयर कंसंट्रेशन है टाइडल वॉल्यूम का, वो पूरा का पूरा एल्वुलाई तक नहीं पहुंच पा रहा है. तो एल्वुलाई पूरी तरह से फुल अप नहीं हो पा रहा है. दैट मीन्स लेस एयर एंटर इन एल्वुलाई. सेकंड बात करते हैं कि सर अब जैसे मान लो ब्रीदिंग रेट हमारा एकदम नॉर्मल है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है तो लो सिग्नल्स, क्योंकि इस समय ये कोई ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं करते, तो लो सिग्नल्स जब इसमें होगा तो एक्सेस और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एयर एंटर इन एल्वुलाई. यानी जब इसमें ब्रीदिंग रेट फास्ट नहीं है, मेडुला के द्वारा कंट्रोल हो रहा है जो भी फंक्शन, इन दैट टाइम लो सिग्नल्स हैव टू जनरेट इन पोन्स वेरुलाई. व्हेन लो सिग्नल्स जनरेट, देन एक्सेस और कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द एयर एंटर इनसाइड आयर. एक्सेस कब होगा? जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे करके जमा लेते ऐसे, तो ये जो हमने किया, नींद आ रही है सपोज, या हम थक गए हैं, उस कंडीशन में हमारे बॉडी को एक्सेस नीड हो रही है ऑक्सीजन की, ब्रेन को नीड हो रही है ऑक्सीजन की, उस समय एक्सेस अमाउंट में या कंसिडर्ड अमाउंट में एयर जो पहुंचता है एल्वुलाई तक, इसको पहुंचाने का कंट्रोल करता है पोन्स वेरुलाई. दैट मीन्स पोन्स वेरुलाई is the part of human brain and they control the fast breathing form, and fast breathing form controlled directly with the pons veruलाई, and this type of condition is called pneumotaxic center. And in general
high frequency create in the region of the fast breathing form, but in normal condition they have not activated, but in general in normal condition they have to low frequency and low signals, then our lungs have to fulfill, and according to need some low signals create some time, and we have to create excess form of the oxygen inhalation activity. So this is the part of control of respiration in nervous system. So nervous control, you know, this is the point. Now we explain the chemical control. Chemical control is known as chemotaxic center, or it called also pneumotaxic part. Chemotaxic center, that means mainly carbon dioxide concentration when maximum and hydrogen ion concentration when maximum. These gases, when the concentration is maximum, that means when high concentration, then two main reason in our body, that is aortic arch and carotid artery, mainly participate to control the chemical function, control the chemotaxic center. This part is called chemotaxic center. You know, aortic arch, that means in the aorta region of the heart, they grow and upper part reach, then they divide into 3 points, and these 3 points have two different region in our body supply blood, and this part is called aortic arch. That means aortic arch related to aorta, and carotid artery in the neck region. Suppose this is our neck region, and this neck region found left carotid artery and right carotid artery. Two carotid arteries present, and this carotid artery in general divided into two parts, external and internal. Internally they enter inside brain, and external part they enter inside facial region, scalp, etc. That means carotid artery present in the neck region, and this artery also control the chemotaxic form and chemical form of the chemotaxic part, and they control the respiration. This part is not directly controlled when our body carbon dioxide concentration and hydrogen ion concentration is maximum. In normal concentration they cross, then aortic arch and carotid artery receive signals. यानी हमारे बॉडी में जब भी CO2 और H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इन दोनों को इसका जो इम्पल्स है, इसकी जो संवेदना है, इनको मिल जाता है, और इनको मिलने के बाद ये केमिकल के जो भी इम्पल्स इनको मिलता है उसे मेडुला को ट्रांसफर कर देता है. दैट मीन्स लोअर पार्ट ऑफ मेडुला, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारे ब्रेन का पार्ट है, उस मेडुला ऑब्लोंगाटा, पूरा नाम लिख देता हूँ, उस मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास सिग्नल जाने के बाद फिर ये जो केमिकल के मैसेज आया था, इस केमिकल मैसेज के कारण ये जो ब्रीदिंग रेट है, उस ब्रीदिंग रेट को ये कंट्रोल करता है. यानी केमिकल कंट्रोल भी मैं अगर बात करता हूँ तो उस कंट्रोल के जो सिग्नल होते हैं, उस सिग्नल को रिसीव करते हैं एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, और रिसीव करने के बाद उसे भेज देते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा में. यानी कुल मिलाकर केमिकल कंट्रोल भी अगर हो रहा है तो उसमें भी मेडुला ऑब्लोंगाटा का मेन रोल है. तो पूछा जाए कि हमारे शरीर में मेन रेस्पिरेटरी सेंटर कौन है, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा. ये हमारा मेन रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग सेंटर है, रिदमिक सेंटर है, एटसेट्रा. लेकिन न्यूमोटैक्सिक सेंटर कौन है, तो पोन्स वेरोलाई. और केमिकल कंट्रोल में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी. तो बच्चों, इन दिस क्लास वी नो the respiration is controlled with the help of nervous system and chemical control. Nervous system is mainly divided into two parts, medulla oblongata and pons varolai. Medulla oblongata is called respiratory center and pons varolai is called pneumotaxic center. Medulla divided into two regions, that is dorsal medulla and ventral medulla. Dorsal medulla activated all time and normal breathing is directly controlled by dorsal medulla. And EICM and phrenic muscles participate in the form of the breathing, and pressure gradient also maintained with the help of dorsal medulla.
Ventral medulla in general inactive, but forceful inspiration or forceful expiration they activated. In the time of the forceful expiration, IICM muscles have to participate, and EICM muscles in inspiration, and here phrenic muscles also contract, and this is activated in the time of the forceful condition medulla. The ventral part is activated. Now we explain the pons varolai. The fast breathing, that breathing rate when increase in the time of the exercise or cycling or any type of the out activity, then high signals generate with the help of pons varolai, and low and less amount of air enter in alveoli. That means our alveoli is not fulfilled of different gases, and when our breathing rate is normal and when we are normal condition, in that time they are in general inactivate, but according to body need some time, जैसे हम लोग ऐसे करके ऑक्सीजन को लेते हैं नींद आने पर या नीड होने पर, उस समय लो सिग्नल्स आते हैं, और जब लो सिग्नल्स हमारे इस पोन्स के द्वारा क्रिएट होंगे तो हमारे पूरे लंग्स में जो एल्विलाई है वो बहुत अधिक जो उसके पास एयर कैपेसिटी होती है जितना वो लेते हैं, और इस प्रकार से पोन्स वेरोलाई को निमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। एंड फाइनल केमिकल कंट्रोल में कीमोटैक्सिक सेंटर, इसमें CO2 और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाता है उस समय एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी को इसका सिग्नल्स मिल जाता है, और इस सिग्नल्स को ये मेडुला ऑब्लोंगाटा को देते हैं, और मेडुला ऑब्लोंगाटा केमिकल कंट्रोल के द्वारा ब्रीदिंग को या तो ज़रूरत पड़ने पर बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन पार्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, और हमारे बॉडी में इसी तरह से रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाता है।